हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है बायो का जो है, जिसमें अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रोटिस्टा। मोनेरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्रोटिस्टा की पहली वीडियो है, पार्ट 1 है। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके गुण हैं और किस तरीके के जीव इसके अंदर रखे जाते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर याद रखना, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी बहुत पुराना, और बहुत पुराना का मतलब है कि जब हम लोग प्रोकैरियोटिक को पढ़ चुके हैं तो कौन आएंगे अब यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में जीव शुरुआत होते हैं एक कोशिकी से। तो सबसे पहले इसके अंदर जीव कौन आएंगे? सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? सभी एक कोशिकी। ये याद ध्यान रखिए, यूकैरियोटिक जीव तो होंगे, लेकिन वो भी कौन से यूकैरियोटिक जीव? जो एक कोशिका अपने अंदर रखते होंगे। तो सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। या तो वो जीव जो होंगे अकेले रहेंगे, इस तरीके से मान लीजिए एक जीव है, या तो वो बहुत सारे एक जो जीव होंगे वो हमेशा कॉलोनी बनाकर रहते हैं। या तो वो जीव अकेले या समूह में पाए जाते हैं, सॉलिटरी कंडीशन में पाए जा सकते हैं, या तो कॉलोनी में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं मुख्यतः जलीय होते हैं। कहने का मतलब जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने जीव आते हैं वो अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर जो है आपको जल के अंदर मिलेंगे, पानी के अंदर, तालाब, नदी, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। यह जगत जो है, जो हमारा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से ही क्या निकलता है? पादप बनते हैं, प्रोटिस्टा से ही जंतु बनते हैं, प्रोटिस्टा से ही कवक बनते हैं। यानी जो प्रोटिस्टा वाला हमारा, अगर इस हथेली को हम लोग प्रोटिस्टा मान लें, और इसी हथेली से जो हमारा ये पाम है, इस पाम से 3 ये जो उंगलियां निकल रही हैं, इसको पादप जगत मान लें, इसको हम लोग मान लें जंतु जगत, इसको कवक जगत। तो कहा जा रहा है ये तीनों उंगली जो हैं, ये तीनों जगत हैं, किससे निकले हैं? प्रोटिस्टा से ही निकले हैं। तो कहा जाता है ये जगत जो है, ये जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, पादप, जंतु और कवक से क्या रखता है? संबंध रखता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक। कुछ सदस्य के जो हमारे प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जीव ऐसे पाए जाएंगे जिनके अंदर कशाभिका व पक्षमाभिका पाई जाती है। कशाभिका व पक्षमाभिका देख लीजिए, अगर एक है इस तरीके से तो इसे कहते हैं फ्लैजिला, पक्षमाभिका। अगर इसी तरह अगर पूरे जीव पर छोटे छोटे इस तरीके से धागे निकल आए तो ये है हमारी कशाभिका। जब अकेले पाई जाए, एक या 2 हो और लंबी हो, ये जो हमारी पूंछ होती है फ्लैजिला, ये लंबी होती है, इसे ही कहते हैं फ्लैजिला या पक्षमाभिका। तो इसके जीव के अंदर पक्षमाभिका भी पाए जा सकते हैं और कशाभिका भी पाई जा सकती हैं, सीलिया भी पाई जा सकती हैं। ठीक। और जो प्रोटिस्टा के जीव होते हैं ये जनन कैसे करेंगे? अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन दोनों प्रकार से करेंगे। अगर अलैंगिक जनन करेंगे तो कैसे करेंगे? कोशिका संयुग्मन के द्वारा। कोशिका को क्या कर लेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, अलैंगिक जनन हो जाएगा। अगर लैंगिक जनन करना है तब ये क्या करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। कौन? हमारे प्रोटिस्टा के सदस्य। अगर अलैंगिक जनन करना होगा तो कोशिका संयुग्मन करेंगे, अगर लैंगिक जनन करना होगा तो युग्मनज के निर्माण के द्वारा करेंगे। अब जो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव होते हैं, या फिर कह दीजिए जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी हैं, ये जितने भी हमारे जीव होते हैं, मुख्यतः इनको पढ़ने की सुविधा के लिए 3 भागों में अलग अलग कर लिया जाता है, ताकि हमारे पढ़ने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। पहले जीव ऐसे होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर जो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। उन प्रोटिस्ट को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। उन प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। इंग्लिश में कह सकते हैं एल्गी लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि जो एल्गी शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इनको कह देते हैं एल्गी लाइक प्रोटिस्ट। दूसरे नंबर पर होते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर का मतलब होते हैं जो सड़े गले चीज़ों या मृत चीज़ों को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उनको सड़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। और जो फंजाई, फफूंद, कवक होती है, कवक कह दीजिए या फफूंद कह दीजिए या फंजाई, उनका काम ही है कि जो चीज़ें हमारी सही हैं उनको क्या कर देना? सड़ा देना। इसीलिए कहते हैं इनको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि फफूंद का काम ही होता है किसी चीज़ को तोड़ना, सड़ाना।
फिर लास्ट में आता है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ में देखिए जेड आ रहा है, जेड का मतलब होता है जू और जू का मतलब होता है एनिमल। तो एनिमल प्रोटोजोआ यानी ऐसे प्रोटिस्ट आएंगे जो जानवर की तरह दिखेंगे, जंतु की तरह दिखेंगे, तो एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है पढ़ने की सुविधा के लिए। पहली है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहते हैं, दूसरी कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी बताई, एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आएंगे, अकेले पाए जाएंगे या समूह में, सदस्य मुख्यतः जली होंगे, इस जगत के अंदर जंतु कवक और पादप तीनों संबंध रखेंगे, इनके अंदर सदस्य के अंदर कशाभिका या पश्चिमाभिका पाई जाएगी, अलैंगिक जनन कोशिका संयुग्मन द्वारा, लैंगिक जनन युग्मक निर्माण द्वारा करेंगे। और पढ़ने की सुविधा के लिए 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अब इसके बाद हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, एल्गी लाइक प्रोटिस्ट। अब इसके बाद जो हमारी अगला 3 समूह में बांटा था उनको, उन 3 समूह में पहला समूह था प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, एल्गी लाइक प्रोटिस्ट। अब एल्गी लाइक प्रोटिस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जानना है। सबसे पहली बात, इनको प्लांट की तरह क्यों माना जाता है, पौधों की तरह क्यों माना जाता है, क्योंकि प्लांट की कोशिका के ऊपर जो है सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की होती है। और इनके अंदर जो जीव है इनके ऊपर भी, कोशिका के ऊपर क्या पाई जाती है, सेलुलोज। तो कहा जाता है इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होने के कारण पादप की तरह माना जाता है। किसकी तरह माना जाता है, पादप की तरह। क्यों माना जाता है, क्योंकि सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए पादप की तरह क्या किया जाता है, माना जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाएगा तभी तो भाई ये प्लांट की तरह कार्य करेंगे, इसीलिए पादप में माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाया जाता है। और फिर इस जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है इनको भी पढ़ने के लिए जो है कितने ग्रुप में बांट दिया गया, 3 समूह में बांट दिया गया। कौन कौन से समूह थे, इनके मुख्यतः 3 समूह में बांट दिया जाता है। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स एक होता है, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है और तीसरे नंबर पर युग्लिनॉइड्स। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और युग्निलॉइड्स। अब हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में। अब क्राइसोफाइट्स एक ऐसा जो है समूह है जिसके अंदर 2 तरीके के जीव आते हैं। एक जीव को कहते हैं हम लोग डाई एटम। क्या कहते हैं भैया, डाई एटम। डाई एटम ये जीव का नाम है, ये कोई परमाणु वाला एटम नहीं है, डाई एटम कहते हैं। और दूसरे जीव कौन से आते हैं, गोल्डन एल्गी, जिनको हम लोग डेस्मिट्स बुलाते हैं। तो इस समूह में डाई एटम व गोल्डन एल्गी आते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे जो जीव होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और खारे जल में भी पाए जाते हैं। ये हमारे जीव कहाँ पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और खारे जल में भी पाए जाते हैं। अब इसी तरह जो है इसके अंदर जब ये हमारे प्रकाश की तरह, पादप की तरह दिखते हैं तो ये क्या करेंगे, अधिकतर प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी अधिकतर अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और पानी की सतह के ऊपर क्या करते रहते हैं, पानी की सतह के ऊपर जो है तैरते रहते हैं। पानी की सतह के ऊपर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब ये याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स में मुख्यतः बस 2-4 चीज़ें कि डाई एटम और गोल्डन एल्गी आते हैं और स्वच्छ जल या खारे जल में पाए जाते हैं। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं नोट के अंदर क्या याद रख सकते हैं, इसके नीचे लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। जो नोट में याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो डाई एटम होते हैं, डाई एटम जो है अपनी 2 डाई एटम अपनी कोशिका भित्ति इस तरीके से चिपका लेते हैं कि वो सोप, साबुन के आकार का बन जाता है। और जो हमारी समुद्र के अंदर जो सिलिका पाई जाती है
वो सिलिका को इस तरीके से स्टोर करते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे सिलिका को निकालते रहते हैं। तो वहाँ पर समुद्र के अंदर जो है बहुत नीचे, समुद्र की तली के नीचे जो हमारी सिलिका स्टोर होती रहती है, वहाँ पर सिलिका का क्या बन जाता है, ढेर। उस सिलिका के ढेर को क्या कहते हैं, डाईएटॉमियस अर्थ, डाईएटॉमियस अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईएटॉमियस अर्थ बोलते हैं। वो जो हमारी सिलिका के कारण होती है, डाई एटम से सिलिका जो उत्पन्न होता है उसी का ढेर लग जाता है समुद्र की तली पर, तो उसी तली को हम लोग कहने लगते हैं डाईएटॉमियस अर्थ। और ये वाली सिलिका जो है ऑयल और सिरप के रिफाइनिंग के लिए काम आती है, फिल्टर करने के लिए काम आती है। बस नोट में याद रखना है कि डाई एटम से उत्पन्न सिलिका से जो समुद्र की तली में ढेर बनते हैं, उन ढेर को डाईएटॉमियस अर्थ कहते हैं। और जो हमारे मुख्य प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं, जो समुद्र के जो ओशियन, जो सागर होते हैं, उनके जो चीफ प्रोड्यूसर माने जाते हैं, मुख्य जो उत्पादन वाले करने वाले माने जाते हैं, प्रोड्यूस करने वाले माने जाते हैं, उत्पादक जो मुख्य उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डाईएटम। तो लिख सकते हैं आप, समुद्र या सागर के मुख्य उत्पादक डाईएटम माने जाते हैं। डाईएटम से उत्पन्न होने वाली सिलिका को डाईएटॉमियस अर्थ कहते हैं। नोट में ये दो बात लिख सकते हैं, क्या क्या, डाईएटम से उत्पन्न सिलिका को डाईएटॉमियस अर्थ कहते हैं। दूसरी बात, सागर या महासागर या समुद्र के मुख्य उत्पादक, चीफ प्रोड्यूसर डाईएटम को कहा जाता है। तो ये हो गई क्राइसोबाइट्स। अब बाकी के जो दो ग्रुप बचते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्निनॉइड्स, इनको हम लोग अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना रखेंगे। प्रोटिस्टा छोटे छोटे हमारे जगत हैं, इनको आराम से पढ़ते चलेंगे और तैयार करते चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।